रेडी? ओके, रेडी। मैं विनोद कुमार डाका, सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर दिल्ली में जो पिछले 50 दिनों से अधिक दिन हो गए हैं, यहाँ हमारे जो पूर्व सैनिक विभिन्न मांगों को लेके, OROP 2 की विसंगतियों को लेके धरनारत हैं, हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे सैनिकों की जो जायज़ मांगे हैं उन पर विचार करे और उनको जितना जल्दी हो सके समाधान करे। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है OROP की विसंगति। OROP मतलब वन रैंक वन पेंशन में ये स्पेशली जवान और जेसीओज के लिए था। उसका कारण ये है कि जवान और जेसीओज कम उम्र में उनको सेना को जवान रखने के लिए उनको रिटायर भेज दिया जाता है, तो इसलिए अफसर्स 60 साल तक रिटायर नहीं होते, लेकिन जवानों को और जेसीओज को सेना को यंग रखने के लिए उनमें से 90 to 80% तक 80 से 90% तक जवानों को तो रिटायर भेज दिया जाता है। जबरन रिटायर जाना पड़ता है उनको, क्योंकि सेना का स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि उनका प्रमोशन होगा बहुत कम सैनिकों का हो पाता आगे। तो उस कंडीशंस में ये है कि हमारे जो OROP 2 मिलना चाहिए था जवानों को और उसका लाभ मिला अफसर्स को, ये सबसे बड़ी विसंगति रही है इसके साथ में। और दूसरा, इसमें जो हमारे वेतन में जो विसंगति रही है उसके कुछ कारण हैं। हमारी जो दूसरा जो प्रमुख मांग है वो है MSP मिलिट्री सर्विस पे समान होना चाहिए। हमारी जवानों की बहुत पुरानी मांग थी कि पश्चिमी देशों की तर्ज पे भारत में भी सेना में मिलिट्री सर्विस पे लागू किया जाना चाहिए। वो लागू तो किया गया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा असमानता रही। जवानों को 5200 मिला, नर्सिंग ऑफिसर्स जो कि नॉन कॉम्बैट हैं उनको भी 10,000 से अधिक मिला, ऑफिसर्स को 15,000 से अधिक। ये जो विसंगति है जवानों की, हमारे जो सभी जवानों के संगठन है उनकी मांग है कि हमें समान मिलिट्री सर्विस पे मिलना चाहिए। तीसरा, डिसेबिलिटी पेंशन समान होनी चाहिए। आप अंदाज लगाइए कि एक जवान, एक ऑफिसर्स, सभी की डिसेबिलिटी, अगर मेरा एक अंग है, मेरा अंग कटा है, मुझे गोली लगी है, तो मुझे भी उतना ही कैजुअलिटी होगी या ऑफिसर्स को भी उतना होगी, लेकिन उसमें भी डिसेबिलिटी पेंशन में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। और इसके लिए भी हमारा ये मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन है वो समान होना चाहिए सभी के लिए। इसके साथ में एक पॉइंट और ऐड करूँगा कि अभी हाल ही में CAG ने एक रिपोर्ट जारी किया है सेना के बारे में, जिसमें उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं कि सेना में सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटी पेंशन का जो लाभ ले रहे हैं जवानों की तुलना में ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन में एक तो विसंगति तो है ही, असमानता तो है ही है, फिर भी उसका जो बेनिफिट लेने वाले हैं सबसे ज़्यादा इसको जो लाभ ले रहे हैं वो भी ऑफिसर्स हैं। जवानों के वास्तव में कैजुअलिटीज़ होने के बाद भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स के पास में जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको डिसेबिलिटी का लाभ देते नहीं है। और ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स होने की वजह से ऑफिसर्स में सांठगांठ होती है और उनको डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ मिलने लग जाता है। हमारी वीर नारियों को भी समान पेंशन मिलना चाहिए, ये भी एक हमारी प्रमुख मांग है, क्योंकि जवान, जेसीओज की विधवा और ऑफिसर्स की विधवा की जो पेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा असमानता है। और एक विधवा है, उसको अपना परिवार चलाना, एक वीरांगना को अपना परिवार चलाना है, जिसके पति ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको भी उतनी कठिनाई होगी। उसके बच्चों की शिक्षा के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए जितना उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए सभी के लिए समान पेंशन जो है, वीर नारियों के लिए भी समान होनी चाहिए। हमारी जो रिजर्व पेंशनर्स हैं, जिन्होंने देश के लिए 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक से 1962 में, 65 में और 71 में, ये उनको जबरन पेंशन भेजा गया था। उस समय देश में सैनिकों की कमी होने के कारण अचानक से भर्तियां ज़्यादा की गई और फिर उनको जबरन रिटायर भेजा गया और उनसे वादा किया गया था कि आपको जो रेगुलर सर्विस पेंशन के समान पेंशन दी जाएगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा विसंगति है। आज तक उनमें से आधे से ज़्यादा, आप मान के चलो कि 80% जो रिजर्व पेंशनर्स थे वो आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको सम्मान इस सरकारों ने नहीं दिया है। तो ये हमारी मांग है कि जो रिजर्व पेंशनर है, जिन्होंने देश के लिए 3-3 युद्ध लड़े हैं, उनको सम्मान के तौर पे रेगुलर सर्विस पेंशनर्स के समान उनकी पेंशन की जाए। तीसरा है, हमारा प्रमुख मांग है कि जो जवान और जेसीओज और ऑफिसर्स का जो 7th CPC में जो विसंगति रखी गई है फिटमेंट फैक्टर की, जवान, जेसीओज का और ऑफिसर्स का फिटमेंट फैक्टर समान नहीं था। हमारी मांग है कि 7th पे कमीशन की इस विसंगति को दूर किया जाए और जवान और जेसीओज और ऑफिसर्स के लिए समान फिटमेंट फैक्टर लागू हो। भाई, आप एक अंदाज लगाइए कि आप पे कमीशन में बढ़ा रहे हो, महंगाई भत्ता है, और उसके अनुसार आप फिटमेंट फैक्टर तो समान रखो। आज मेरी पेंशन है तो उससे क्या होता है, हर पे कमीशन में जवान की पे कमीशन पेमेंट में और ऑफिसर्स की पेमेंट में बहुत ज़्यादा अंतराल होता जाता है, क्योंकि हमें मिला 2.57 फैक्टर, उनको मिला 2.61, 2.81, तो उससे उनकी वेतन में और हमारे वेतन में अंतराल बढ़ता जा रहा है। हम एक सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, सामाजिक समानता की सरकारें वादे करती हैं, और एक तरफ वेतन आयोग में भी वो इतनी बड़ी असमानता कर रहे हैं जिससे सामाजिक खाई बढ़ती जा रही है। तो इसको पाटने की ज़रूरत है, सरकारों को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, और हमारे लिए जवान, जेसीओज और ऑफिसर सभी के लिए समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। इसके साथ हमारी एक प्रमुख मांग और है, वो ये है कि हमारे जो सेना में सेवा के दौरान विभिन्न कोर्सेज होते हैं,
और विभिन्न ट्रेड्स के जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको AICTE से NCT से मान्यता मिले, ताकि जो पुनर्वास के समय सैनिकों को जो रिटायरमेंट दिया जाता है, जो पुनर्वास है, पुनर्वास के लिए जब भी वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में फाइट करता है तो उनकी जो योग्यता है उन प्रमाण पत्र को AICTE और NCT से वैलिडेशन न होने की वजह से अमान्य माना जाता है। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनको मान्य मानता है। इस प्रकार वो लंबा प्रोसेस होता है और एक सैनिक को जिसको पुनर्वास में उनका पुनर्वास होना चाहिए था, उनको जॉब मिलना चाहिए था, वो 3-3 साल 4-4 साल तक कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। उसमें उसका मैन पावर की वेस्टेज है, उसके पैसे की आर्थिक हानि है। इसलिए हमारी रक्षा मंत्रालय और DOPT से निवेदन है कि इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सेना के जितने भी जो ट्रेड्स के डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं और जो सेना के विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उनको AICTE और NCT से मान्यता मिले, ताकि ये पूरे देश भर में जो जवानों को बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं उनसे मुक्ति मिले। साथ ही हमारी एक प्रमुख मांग और है कि जो हमारा पुनर्वास रूपी जो आरक्षण है उसको जातिगत आधार पर बांट रखा है। आप समझिए, संवैधानिक प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान किसके लिए है? जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। सैनिक जैसे ही हम सेना में भर्ती होते हैं तो हमारे भर्ती के समय हमारे जात पात के आधार पर हमारी भर्ती नहीं हो रही, जाति के आधार पर हमारी भर्ती नहीं हुई है। और जब हम पुनर्वास के लिए जब बात आती है तो केंद्र सरकार हमारी सेना में ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव हुआ है। एक कोई पंडित हो, ब्राह्मण, कोई SC ST का सैनिक हो, या कोई राजपूत हो या कोई जाट हो, सभी एक ही थाली में, एक ही मेस में जहाँ कुकिंग होती है एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो जो सामाजिक समानता सेना ने, जिसके लिए सरकारें वादे करती हैं, वो सेना ने उसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। और उस सामाजिक समानता के भाव को जैसे ही सैनिक रिटायर आ रहा है, उसके पुनर्वास के लिए जब वो देखता है तो केंद्र सरकारें उनको दोबारा से सामाजिक रूप से समानता लाने की बजाय बांट रही है, जातियों के आधार पर, धार्मिक आधार पर। और बड़ी बड़ी वादे करती हैं सरकारें, वादे करती हैं कि हम सामाजिक समानता लाने के लिए प्रयासरत हैं। कहाँ प्रयासरत हो आप? तो सैनिकों को जो सामाजिक समानता की एक मिसाल है सेना में, उसको भी बांट रहे हो जातियों में। उसकी ज़रूरत कैसे हुई? आप सोचिए, मेरी भी पेंशन उतनी होगी जितनी एक दूसरी जाति वाले की होगी। पेंशन जाति के आधार पर तय नहीं हो रही है, मेरी रैंक के आधार पर हो रही है, मेरी पद के आधार पर हो रही है। तो यहाँ पर ये जो असमानता है उसको तत्काल हटाने की ज़रूरत है और हमारी जो पुनर्वास है उसको जातिगत आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। साथ ही हमारी एक मांग ये और है कि जो सैनिकों के, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले के जो सेना के जो आर्मी रूल्स हैं, एयरफोर्स रूल्स हैं, नेवी रूल्स हैं, वो उस समय के तय किए गए। आप अंदाज़ लगाओ कि उस समय देश गुलाम था, तो अंग्रेज देश पे शासन करने के लिए जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ में उनको गुलाम के रूप में ट्रीट करते थे। और उनके लिए आर्मी एक्ट्स का जो एक चाबुक चलाया था ताकि वो उन जवानों को हमारे समानता का हक ना मिले, जो फंडामेंटल राइट्स है संविधान के वो भी ना मिले और उनके साथ में एक भेदभाव किया जाए। वो सेना के जो उस समय के रूल्स थे उन्हीं में ऐसा लिखा प्रावधान किया गया था। आज समय के साथ में प्रकृति का नियम है, समय के साथ बदलाव होना चाहिए। और आप अभी तो वर्तमान जो सरकार है वो तो हर जगह प्रतीकों को बदलने के लिए, उनका नया नामकरण करने के लिए प्रयासरत है। तो फिर सेना के जो उस समय के नेवी का और उनके फ्लैग बदलने के बजाय जो सेना के, आर्मी के और नेवी के जो उस समय के जो रूल्स हैं उनको बदला जाना चाहिए, ताकि वो रूल अभी आधुनिकता के समय समानता का भाव रखते हुए, संविधान के जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका ध्यान रखते हुए अगर वो बदले जाएंगे तो बहुत सारी जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। जैसे बटमेन प्रथा वगैरह वो क्यों रखी गई थी? जो बड्डी सिस्टम इसलिए रखा गया था ताकि वो गुलाम रहें, उनसे वो सेवा करें, उनके साथ में भेदभाव करें। वो उस समय का दौर था जब देश गुलाम था। आज देश आज़ाद है, सैनिकों को भी मानव अधिकार तो मिलने चाहिए। मानते हैं हम हमारे मूल अधिकार हमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक मानवीय गरिमा है उसके साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्मी रूल्स की आड़ में सैनिकों की मानवीय गरिमा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। ये भी एक हमारी प्रमुख मांगों से एक है। और इन्हीं मांगों के लिए देश भर के सैनिक, देश भर के हर कोने से सैनिक लगातार प्रयासरत हैं। और सैनिकों के जो विभिन्न संगठन हैं वो सारे के सारे संगठन एक मंच पे आए हैं। उन्होंने एकजुटता से देश की सरकार से ये मांग की है। सारे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इतने लंबे प्रदर्शन के बावजूद केंद्र सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। केंद्र सरकार इस मुगालते में है कि सैनिक बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे माता पिता किसान, हम किसान के बेटे, सैनिक कौन है? किसान का बेटा। और किसान जब 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स को घेर के अपनी मांग मनवा सकते हैं, वो हमारे माता पिता थे, उनको संबल था कि हमारे बेटे बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे पे आँच नहीं आने देंगे। तो आज केंद्र सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उन माँ बाप का संबल हमारे साथ में भी है। और वो माँ बाप हमारे माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो उनका संबल और शक्ति हमारे साथ में भी हैं। अगर सरकार किसी मुगालते में रह रही है तो उस भूल से अब उसको सुधार कर ले और हठधर्मिता छोड़ के हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ में वार्ता करे और हमारी जायज़ मांगों पे
विचार करते हुए उनका तत्काल समाधान खोजे। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम यहाँ से सरकार को पुनः चेता रहे हैं कि जो पूर्व सैनिक है, देश भर के पूर्व सैनिक 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके अंदर सरकार को वो मजा चखाएंगे। और ये चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार ने अभी भी समय है, सरकार हमारी मांगों पे विचार करे। अगर नहीं किया तो 2024 के चुनाव में देश भर के सैनिक, जो आप सब बहुत से अभी मेरे से सवाल किया जा रहा था कि बहुत कम संख्या में सैनिक हैं, ये जो सैनिक हैं वो गांव-गांव में, गली-गली में घूम के सबको जागरूक कर रहे हैं। मोदी जी, अभी भी समय है। आप सेना के, मैं रक्षा मंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से भी गुजारिश करूंगा कि सैनिकों के जो प्रतिनिधिमंडल है उनके साथ बातचीत की जाए और आगे से जब भी कोई भी सैनिक हितों की बातचीत हो तो उसमें जवान और जेसीओज के प्रतिनिधित्व को भी शामिल करें, ताकि उससे क्या होगा, उन प्रतिनिधियों से हमारी मांगों को उस प्लेटफॉर्म पे रखा जा सके। आज तक होता क्या रहा है, अफसर्स ही हमारी मांगों के लिए जाते हैं तो अफसर्स उन बातों को तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंगली उनको पेश करते हैं और वो अपना हित साध के वहाँ से अपना हित साध लेते हैं और जवान और जेसीओज के हितों पर कुठाराघात होता है। तो हम सरकार को चेता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को माने, वरना हम 2024 का चुनाव सामने है और हम सरकार को इसके अगर खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी। धन्यवाद।